नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हमारे साथ जो डॉक्टर साहब ख़ास शो होता है, उसमें एक ख़ास मेहमान होते हैं। हर बार हम आपके लिए एक ख़ास मेहमान को लेकर आते हैं ताकि आपके स्वास्थ्य को लेकर बातचीत हो सके, आराम से और आसान भाषा में। तो आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, वो डॉक्टर आशीष कुमार हैं, जो सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम हॉस्पिटल में हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है इन दिनों कि लाइफस्टाइल को लेकर और दिल्ली एनसीआर में लाइफस्टाइल की समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खान-पान को लेकर भी समस्याएँ हो रही है। यूथ हो या फिर आप एडल्ट हो, इन सब में समस्या देखी गई है। तो आशीष सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत-बहुत स्वागत है। न्यूज़ तक में सर डॉक्टर साहब हम एक शो करते हैं ताकि हेल्थ को लेकर इस पर बातचीत हो सके। तो सर, आप जो इन दिनों दिल्ली एनसीआर के लाइफ़स्टाइल को अगर देखेंगे, तो उसमें सर कितना बदलाव लग रहा है पहले और अब के अगर देखें तो पिछले में। जिस जिस रफ़्तार से युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लाइफ़स्टाइल में बढ़ोतरी हुई है, खान-पान में बदलाव हुआ है, उसमें सर क्या बदलाव देखते हैं आप एज़ अ डॉक्टर? सबसे पहले धन्यवाद आपका जो आपने इस शो में मुझे बुलाया। तो आपका प्रश्न है कि दिल्ली में क्या बदलाव हुआ है? तो पिछले अगर 20 साल की बात की जाए तो दिल्ली में लाइफ़ की रफ़्तार बहुत तेज़ होती जा रही जी। है। लोगों में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। अ, लोग दिल्ली इस वजह से आते हैं कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक कर पाएँ, ज़्यादा कमा पाएँ और अपनी जीवन शैली को और उच्च स्तर पे ला पाएँ। लेकिन इस भाग-दौड़ में हम अपने स्वास्थ्य को बहुत इग्नोर करते हैं और स्वास्थ्य को इग्नोर जब करने लगते हैं, तो फिर समस्याएँ पैदा होने लगती हैं और वो समस्याएँ कई रूप में आती हैं और वो कई वजह से आती हैं। एक तो खान-पान में हमारा फ़ोकस अब फ़ास्ट फूड की तरफ बढ़ जाता है, जल्दी से खाना खाएँ फिर अपने काम पे जाएँ। फ़ास्ट फूड नाम से ही जैसा ज़ाहिर है। दूसरी बात है अपने शरीर पे ध्यान कम दिया जाता है। ना तो अपने लिए रेस्ट की एडिक्वेट मात्रा रहती है और ना व्यायाम करने की अब कोई टाइम रहता है। तो इस तरह से इतनी भाग-दौड़ की वजह से खुद पे ध्यान कम जाता है हुँ। और एक कॉम्पिटिशन की भावना है, वो हमसे आगे निकल रहा है और इस तरह की भावना स्ट्रेस को जन्म देती है। तो ना तो स्लीप यानी कि नींद पूरी हो पाती है, ना ठीक से भोजन हो पाता है और ना ही एक्सरसाइज़ हो पाती। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, साथ में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आपने देखा। तो ये सारी जो दिल्ली की समस्या है, दिल्ली के साथ-साथ पूरे देश में जितने बड़े शहर हैं, उन सब में अर्बन लाइफ़स्टाइल हमारी खराब होती जा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। और ये स्ट्रेस और पुअर फूड, पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, ये सारी चीज़ें जुड़ के सबसे ज़्यादा हमारे जीवन शैली पे प्रभाव डाल रही हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। सर, जैसे फ़ास्ट फ़ूड की बात हुई है, तो फ़ास्ट फ़ूड इन दिनों जो कल्चर है लोगों के अंदर कि जंक फूड हो या फिर फ़ास्ट फ़ूड में जल्दी से लेना, छोटे-छोटे मतलब थोड़ा-थोड़ा खाना खाना, बार-बार भी खाना खाना और उससे भी ज़्यादा समस्या है कि आप जंक फूड को ज़्यादा लेते हैं। तो क्या ये जंक फूड हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, जैसे कैंसर जैसे भी समस्या इससे हो सकती है? कुछ लोग जो मैं कुछ कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें कि जंक फूड खाने से भी कैंसर की समस्या बढ़ सकती है। पहले हम समझें कि जंक फूड होता क्या है, हम किसको जंक फूड कहते हैं। जी। तो जंक फूड दूसरा नाम इसका ये भी है आजकल जो दिया जाता है उसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है, शुगर की मात्रा बहुत होती है और ऑयल की मात्रा अधिक होती है और इसमें न्यूट्रिशन कम होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है जो कि हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होती है। तो अवेलेबिलिटी बहुत है, ईज़ी है, तो जंक फूड की अवेलेबिलिटी ना केवल आपको शॉप्स में है, बल्कि अब तो घर पे भी है। स्विगी, ज़ोमैटो ये सारे हैं, जिससे आप घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखने में तो बहुत न्यूट्रिशियस लगते हैं, लेकिन ये जो जंक फूड होते हैं, दिमाग के उस हिस्से पे इम्पैक्ट करते हैं, जिससे उनकी आदत बन जाती है। तो ये एक तरह का एडिक्शन होता है।
तो जंक फूड जब कभी-कभी ले लें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वो आदत बन जाती है और उसको हम अपनी डेली दिनचर्या के रूप में फिर हम उसको लेने लगते हैं, लगातार लेने लगते हैं, दिन में कई बार लेने लगते हैं, फिर उसका जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, उसका एक्स्ट्रा शुगर है, वो सारे शरीर को नुकसान करता है। तो किस तरह नुकसान करता है? एक तो हमारे शरीर में ओबेसिटी यानी वज़न बढ़ने की समस्या बढ़ने लगती है। शुगर बढ़ता है जिससे डायबिटीज़ होने की समस्या बढ़ सकती है और यही सब धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है हमारे आर्टरीज़ में जमता है तो हार्ट पे अफ़ेक्ट करता है, लिवर पे अफ़ेक्ट करता है, फैटी लिवर हो जाता है, पैनक्रियाज़ पे अफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह से ये होता है, हमारा मोटापा बढ़ने लगता है और धीरे-धीरे करके फिर इससे क्या होता है कि कम उम्र में हार्ट की समस्याएँ बढ़ जाती है, कम उम्र में शुगर की समस्याएँ बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ जाती है और मल्टीपल बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे अफ़ेक्ट होते हैं। और जो जहाँ तक आपने पूछा कैंसर भी हो सकता है, बिल्कुल कैंसर होता है। प्रोसेस्ड फूड या हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जिसमें शुगर की मात्रा अधिक है, कार्बोहाइड्रेट यानी सिंपल शुगर्स और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट इन सब की मात्रा अधिक है, तो ये कई शोधों से पता लगा है कि इनसे कैंसर, सारे शरीर के कैंसर बढ़ते हैं। तो एक तो एडिक्शन करता है, जैसे कि स्मोकिंग का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, उसी तरह जंक फूड का एडिक्शन हो जाता है। और वो एडिक्शन और उसके कारण अधिक मात्रा में सेवन और धीरे-धीरे लाइफ पे इम्पैक्ट और फिर कैंसर की समस्याएँ, हार्ट डिज़ीज़ की समस्याएँ, लिवर डिज़ीज़, किडनी डिज़ीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें इनसे धीरे-धीरे करके बढ़ने लगती हैं और कम उम्र में इस असर करती हैं। जो पिछले आज से अगर 50 साल में हम पहले की बात करें, तो लोगों को अगर शुगर होता भी था या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिज़ीज़ होते भी थी, तो वो 60-70 की उम्र में होती थी। आजकल वो 35 साल, 40 साल की उम्र में भी देखने को मिल रही है। कैंसर्स बहुत जल्दी आने लग गए हैं। तो ये सारी समस्या हमारे पीन से और हमारे फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल इन सब का ही नतीजा है। अच्छा सर, जैसे लोग तो सर मानने को तैयार नहीं हैं कि हम फ़ास्ट फ़ूड छोड़ नहीं सकते, हमें चाहिए ही। तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे जो खाएँ भी और उन्हें खतरा भी ना हो और उनके शरीर को हानि भी ना पहुँचाए? ऐसा कोई पैरामीटर लिमिट अगर आप अपने अनुसार से बोलें कि चलो जी, आप इतना खा लो, या फिर इतना यूज़ करो डेली, तो आप सेफ रह सकते हो। पहली बात है कि हम क्या खाएँ उस पे पहले ध्यान दें। फ़ास्ट फूड में भी अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएँ या तो कई ऐसी हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो बजाय आप चिप्स और समोसा खाने के आप सैलेड वगैरह भी ले सकते हैं, जिससे भी आपका मतलब पेट भी भरेगा और वो स्वास्थ्य में उतना नुकसान भी नहीं करेगा। तो क्या खा रहे हैं, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो प्रोसेस्ड और पैकेट फूड्स हैं, उनके लेबल एक बार पढ़ लें कि उसमें क्या है, शुगर की मात्रा कितनी है, ट्रांस फैट जो एक कि हार्मफुल फैट है, वो कितना है। तो कैलोरीज़ कितनी हैं, उस पे ज़रा ध्यान दे लें, फिर उसको मॉडरेशन में कभी-कभी ले लें, ठीक है? उसको लगातार एक तो आदत नहीं बनाना है और इसी तरह की कोल्ड ड्रिंक्स जैसे होते हैं ना, कोलाज़ होते हैं, उस पे ध्यान दे लें क्योंकि वो शुगर लगातार जब जाता रहता है तो वो डायबिटीज़ और फैटी लिवर ये सब बढ़ाता है। उस पे ध्यान दे दें कि वो इतनी क्या हमें ड्रिंक्स की ज़रूरत है, इतनी कोल्ड ड्रिंक्स की या कई बार तो हेल्दी उसके ऑप्शंस हैं, वो भी अपना सकते हैं, लेस शुगर वाला ऑप्शन अपना सकते हैं और कई बार इवन पानी भी पी लें तो उसकी फिर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लोगों को प्यास पानी की लगती है, वो उठाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स उठाते हैं। तो ये हेल्दी चॉइसेस पे ध्यान दें और इसको मॉडरेशन में लेना, कम मात्रा में लेना तो इतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब आदत बन जाती है और स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारे लाइफ़स्टाइल में जब हमें किसी बात से स्ट्रेस है, डिप्रेस हैं या एंग्ज़ियस हो रहे हैं, तो हमें इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है कि हमें हमें अपने जैसे जॉब में कोई दिक्कत हुई या बिज़नेस में कोई वो हुआ और उससे हम स्ट्रेसफुल तो हमें लगता है कंफर्ट फूड की तरह कि हम इसको खा लेते हैं। पेस्ट्री ऑर्डर कर लिया या आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया या ये खा लिया, उससे हमें ब्रेन के उस हिस्से में वो अफ़ेक्ट करता है कि हमें तुरंत सैटिस्फैक्शन मिल गया। वही आदत बन जाती है, तो उसको कंफर्ट फूड में हमारी चॉइसेस जब रॉन्ग होती हैं
तो फिर उससे ये दिक्कत होती है। तो अगर फ़ास्ट फ़ूड की ज़रूरत है, तो पहली बात तो ये समझिए कि हम कई तरह की हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की, एक तो होता है हम टाइम टाइम पे जो खाना खाएँ, हमें लंच लेना है, ब्रेकफ़ास्ट लेना है, डिनर लेना है, वो तो टाइम पे खाना है, वो हमारी मेटाबॉलिक नीड है, हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एक होती है जिसको कहते हैं हेडोनिक ईटिंग और एक होती है इमोशनल ईटिंग। तो ये सब चीज़ें हैं जब हमें भूख नहीं भी है, लेकिन हमें देख के कोई चीज़ बहुत आकर्षित कर रही है, तो फिर हमें उसका लालच आ जाता है, हम वो खाते हैं। या मूवी देखने जाएँ तो पॉपकॉर्न ज़रूर लेते हैं, जबकि घर से खाना खा के आएँ, फिर भी हम लेते हैं। तो ये सब की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो एक्स्ट्रा बिल्डअप होता जा रहा है कैलोरी। तो पहले हमें समझना है कि क्या हमें हमारे शरीर को आवश्यकता है। अब हमें वाक़ई भूख लग रही है या हम सिर्फ़ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो देखने में अच्छा लग रहा है? या हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम किसी और वजह से स्ट्रेस्ड हैं, दुखी हैं, लेकिन चलो इसको खा लेते हैं। तो खाने-पीने में क्या चॉइस करना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इन सब पे अगर ध्यान दें, तो फिर हम हमारा अपने स्वास्थ्य पे उसका दुष्प्रभाव कम पड़ेगा। सर एक होता है ओवर ईटिंग में, जैसे आपने बोला तो समोसा ये कॉमन हो गया है आजकल, जो देखने को मिलता है कि कुछ भी ना मिले तो चलो समोसा खा लिया जाए। एडिबल ऑयल की जो मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी बयान दिया, नरेंद्र मोदी ने, कि एडिबल ऑयल की मात्रा थोड़ा सा कम कीजिए। तो इसकी कोई लिमिट है कि हम कितना कम करें, या फिर हमारे शरीर को कितनी चाहिए एडिबल ऑयल जो जिससे हमें हानि ना पहुंचे? तो एडिबल ऑयल जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें एटलीस्ट 10% कम करना चाहिए, वो बिल्कुल सही कहा है। तो ऑयल क्या होता है पहले ये समझ लें, ऑयल में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, पर ग्राम ऑयल में करीब 9 कैलोरीज़ होती हैं, जबकि प्रोटीन में करीब 4 होती हैं। तो एक तो वो हम जितनी मात्रा में खाएँगे वो कैलोरीज़ अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इतनी डे टू डे लाइफ़स्टाइल में इतने बिज़ी हैं, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, हमारा काम अब सिटिंग जॉब है, तो एक तो कैलोरीज़ जितनी एक्स्ट्रा कंज़्यूम कर रहे हैं ऑयल में, तो उससे हमारा मोटापा, हमारे कोलेस्ट्रॉल की समस्या, फैटी लिवर की समस्या, ये सारी चीज़ें एक तो ये बढ़ रही हैं। दूसरी बात है कि चॉइस ऑफ ऑयल, तो कुछ ऑयल तो नुकसान करते ही करते हैं, कुछ अगर हेल्दी चॉइसेस ले लें, तो वो इतने नुकसान नहीं करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स या रिफाइंड ऑयल ज़्यादा नुकसान करते हैं, बजाय कि अनप्रोसेस्ड ऑयल या जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे कच्ची घानी वाली जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा बेटर हैं। मस्टर्ड ऑयल बेटर है, बजाय कि हम रिफाइंड ऑयल को यूज़ करें और कम मात्रा में यूज़ करें। तो जैसा कि कहा है कि एटलीस्ट उसको कम करें। फ्राइड फूड की के बदले अगर ग्रिल्ड फूड है या लेस फ्राइड फूड है, उसको अपनाएँ। समोसा वगैरह कभी-कभी लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे जब भी भूख लगे और उसको इमीडिएटली ले रहे हैं, तो उससे फिर समस्याएँ बढ़ती जाएँगी। ऑयल ज़्यादा जाएगा और कई बार क्या होता है कि जब अ, वही ऑयल जो यूज़ होता है फ्राई के लिए, उसको रीहीटिंग करते रहते हैं। रीहीटिंग में उसमें और ऐसे तत्व उसमें पैदा हो जाते हैं कि उसी तलने में उसी ऑयल से दोबारा तला बार जाता बार है एक ही तेल बार-बार। को यूज हाँ, तो करना। उसमें इस तरह के तत्व पैदा हो जाते हैं जो इवन कैंसर भी कॉज़ कर सकते हैं। तो इसका हेल्दी ऑयल यूज़ करना है, रीहीटिंग से बचना है, ऑयल कम मात्रा में यूज़ करना है, इन सब को देखना है। तो आपने पूछा कितनी मात्रा में हमारा ऑयल चाहिए, तो जो टोटल फैट होता है, जैसे हमें अगर अपने शरीर के लिए 1600 कैलोरीज़ या 2000 कैलोरीज़ की आवश्यकता है, अगर हम एक्टिव वर्कर हैं, तो उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट यानी कि अनाज हो गया, रोटी, चावल, इन सब से। और 30% से ज़्यादा ऑयल से नहीं आना चाहिए, फैट से। 30% फैट एंड 20% प्रोटीन। सो ये होगा बैलेंस्ड मील। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल प्लस साथ में विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की आवश्यकता है और एडिक्वेट मात्रा में पानी की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को बढ़ाएंगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऑयल बढ़ाएंगे, वो सब हमारे शरीर को उसको दुष्प्रभाव होगा। तो सर चूंकि आप प्रोफेसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो ये जो तालमेल है काफ़ी अच्छा रहता है और लोगों को समझने के लिए भी।
तो चूँकि एक सवाल ये है कि जैसे कुछ भी चीज़ खाना खाते हैं, कुछ लोगों में ये समस्या होती है कि गैस बनना शुरू हो जाता है। थोड़े से भी खाना खाएँ, वो चाहे फ्रूट्स ही क्यों ना हो या फिर जो जंक फूड हो वो क्यों ना हो, लेकिन उनमें गैस बनने की समस्या शुरू हो जाती है। तो क्या ये अपने आप होता है या फिर एक सिस्टम है जिसको हम खराब कर लेते हैं और धीरे-धीरे ये गैस्ट्रिक का रूप ले लेता है? जो गैस की समस्या है जो बहुत कॉमन है, हमारे हर दूसरे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं हमारी ओपीडी में, तो पहली समस्या बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें गैस बड़ी दिक्कत करती है। तो गैस को पहले हमें समझना होगा कि गैस का मतलब क्या है? हर एक मरीज़ के लिए अलग है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि हम जैसे ही खाना खाते हैं तो सीने में जलन होने लगती है, बहुत डकारें आने लगती हैं और उसको वो गैस कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारा जैसे ही खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग समस्या होती है, हैवी लगता है, फिर हम खाना नहीं खा पाते, उसको भी गैस कहते हैं। कुछ कहते हैं कि हमें नीचे से गैस बहुत ज़्यादा पास होती है, बहुत दिक्कत होती है, उसको भी गैस कहते हैं और पेट में दर्द भी होता है। तो एज़ अ डॉक्टर हमें ये देखना पड़ता है कि एक्चुअल में गैस वो जो कह रहा है मरीज़ तो उससे वो क्या उसका मतलब क्या है? फिर हम उसके कारण पे आते हैं कि क्यों हो रहा है। तो जो डकार वाली समस्या बार-बार डकार आ रही है और ज़ोर-ज़ोर से डकार आ रही है, इस तरह की कई मरीज़ आते हैं कि कुछ भी खाया उसके बाद बहुत ज़ोर-ज़ोर से डकार आ रही है। उसमें काफ़ी हद तक एंग्ज़ायटी का भी असर है, जो हमने बताया कि स्ट्रेस है। तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रेस वाले मरीज़ हैं, जिनको बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, जॉब का स्ट्रेस, जल्दी ऑफ़िस पहुँचने का स्ट्रेस, पैसे कमाने का स्ट्रेस, उन सब से क्या होता है इनकी जो एंग्ज़ायटी होती है तो वो एयर को स्वैलो करते हैं और वो ज उनको महसूस नहीं होता, बार-बार एयर को स्वैलो करते हैं, फिर वही बार-बार डकार के रूप में आती है। खाने के साथ भी वो ज़्यादा एयर स्वैलो कर लेते हैं, ठीक से च्यू करके नहीं खाते हैं, तो वो सब बार-बार उस उनको जो डकार आती है, उसको वो गैस बताते हैं। तो एंग्ज़ायटी कम करना ज़रूरी है। दूसरी बात है, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो गैस ज़्यादा बनाते हैं। तो उनको हम एक कैटेगरी में कहते हैं फॉडमैप फूड। उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा पत्तेदार कुछ तरह की सब्जियाँ हैं, आपको मिल जाएगा, गूगल से करेंगे कि कौन से फूड हैं जिसमें से गैस ज़्यादा बनती है, कौन से ऐसे हैं जिनसे कम बनती है। तो जिनको फूड रिलेटेड है गैस, यानी खाने-पीने से इस तरह से ज़्यादा गैस बन रही है, तो हम उनको लो फॉडमैप डाइट की एडवाइस करते हैं। उनको बता देते हैं कि आप ये खाएँ, ज़्यादा खाएँ और ये कम खाएँ। तो वो उस तरह के फूड होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा छिलके वाली चीज़ें या प्याज़ और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि आपको मिल जाएगा। तो उससे फूड रिलेटेड होता है। तीसरा गैस का कारण होता है हमारे जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जिनकी मात्रा अधिक होती है, जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, खाने के पाचन में हेल्प करते हैं और साथ में हमारी इम्यूनिटी में बढ़ाते हैं, हमारे बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। जैसे हम कुछ भी खाएँ लेकिन हर वो नुकसान नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया उसको प्रोसेस कर लेते हैं और उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन कई बार क्या होता है वो जो बैलेंस बिगड़ जाता है, हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो बैड बैक्टीरिया की पहचान यही है कि वो ज़्यादा गैस बनाते हैं, पेट फूल जाता है, ब्लोटिंग होने लगती है। तो वो कैसे होता है ये जो हम लोग अक्सर अभी जैसे आपने सुना कि एंटीबायोटिक्स हम लोग गलत प्रयोग करते हैं, अक्सर खा लेते हैं, उनसे भी बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, बैड वाले बढ़ जाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं, वो है। दूसरी बात है जो हम जंक फूड, स्ट्रीट फूड जो इधर-उधर का लेते रहते हैं, उससे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। हुँ, तो ये सारे कारण हैं, स्ट्रेस से भी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं, हुँ। जिससे हमारी गैस की समस्या काफ़ी बढ़ रही है और फिर वो हमें अलग-अलग प्रकार से हमारे लाइफ को हुँ। इम्पैक्ट करती है। किसी को गैस ऊपर से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, किसी का पेट फूल रहा है, नीचे से पास हो रही है। तो ये सारी समस्या जो गैस का मूल कारण है, तो एंग्ज़ायटी भी है, फूड भी है और बैड बैक्टीरिया भी है, ये सारा मिला के इसका कारण है। लेकिन सर ये एंग्ज़ायटी की वजह अगर सिर्फ़ एक होगा तो शहर में ज़्यादा एंग्ज़ायटी के जो केस हैं वो बढ़ते होंगे।
आई थिंक आप इससे बेटर बता सकते हैं सर, आपके पास केस आते होंगे। लेकिन गाँव में तो सर एंग्ज़ायटी की समस्या थोड़ी कम होती होंगी, लेकिन गाँव में भी ये समस्याएँ देखने को मिलती है जो दूर-दराज़ के लोग हैं, शहर अगर से दूर। शहर और गाँव को कंपेयर करेंगे तो डेफ़िनेटली शहर में ज़्यादा एंग्ज़ायटी है, हुँ, गाँव में कम है। लेकिन एज़ अ होल अगर उसी गाँव को हम अपने 10 साल पहले से कंपेयर करेंगे, तो उन्हीं गाँव में भी फिर एंग्ज़ायटी बढ़ रही है। तो एंग्ज़ायटी हर जगह बढ़ रही है, स्ट्रेस हर जगह बढ़ रहा है, गाँव में भी अब कम स्ट्रेस नहीं है। हुँ, तो अब अर्बनाइज़ेशन बढ़ता जा रहा है, छोटे शहर हों, गाँव हों, इन सब में अर्बनाइज़ेशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो वो जो शहर वाली प्रॉब्लम है, धीरे-धीरे गाँव में, छोटे शहरों में, फिर उससे वहाँ से गाँव में भी बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास जो मरीज़ आते हैं, शहर से ऑब्वियसली तो ज़्यादा आते हैं, एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस के को लेकर के, और एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस की वजह से जो पेट की और शरीर की समस्याओं को लेके आते हैं। लेकिन अब गाँव से भी आने वाले मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये तो समस्या अब पूरे देश में हो रही है, और अब केवल बड़े शहरों में नहीं, छोटे शहरों में और गाँव में भी इसका देखा जा रहा है। और वही कारण वही है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, और हर तरह के जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, यही सब इसका कारण है। कोई ऐसा जो कॉमन मेडिसिन हो जो एक आम लोग जो ज़्यादा ना जाना चाहें बार-बार डॉक्टर के पास, तो उनके लिए कि अगर गैस्ट्रिक की समस्या हो तो उससे निजात पा सके, जो कॉमन हार्मफुल भी ना हो, ऐसा कोई सजेस्ट करना चाहेंगे या फिर उसके सिम्पटम्स देखने पड़ेंगे? उसके सिम्पटम्स देखने पड़ेंगे। दूसरी बात है, कॉमन मेडिसिन्स तो कई हैं जो आप जैसे गैस्ट्रिक के लिए कई तरह के सिरप्स आते हैं, डाइजीन वगैरह इस तरह के, वो ले सकते हैं जब ज़्यादा गैस की समस्या हो रही है, सीने में जलन वगैरह हो रही है। लेकिन किसी भी दवा की फिर आदत मत बनाएँ। तो सबसे पहले आप खुद भी देखें, हुँ, डॉक्टर के पास अगर नहीं भी जाना चाह रहे हैं तो आप देखें कि किस फूड से हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रही है गैस की समस्या। उनसे उनको अगर अवॉइड करें, तो अगर जैसे किसी पर्टिकुलर फूड से समस्या आती ही आती है, किसी को अगर उसको स्वयं अपना देखना पड़ेगा कि ये खाने के बाद तो मुझे दिक्कत होती है, हुँ, तो कई बार वो फूड इंटॉलरेंस भी होता है। तो उस फूड को अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसे कई लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होती है, हुँ। तो उसमें जैसे दूध पीते ही पेट फूल जाता है या गैस की समस्या होती है। तो इनको इन जनरल हम लोग यही एडवाइस करते हैं, दूध अवॉइड करें, लेकिन दही और लस्सी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो ले सकते हैं। तो फूड आपको देखना पड़ेगा कि क्या खाने से ऐसा हो रहा है, और फिर भी अगर हो ही रहा है तो ओवर द काउंटर यही मेडिसिन्स आती हैं, तो उनको आप ले सकते हैं, जैसे डाइजीन हो गई, या एसिडिटी की कई मेडिसिन्स हैं जो आप स्वयं ले सकते हैं, जिनको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन्स कहते हैं। कभी भी एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करें इन सब के लिए, ये ध्यान रखें। और देख लें कि फूड किस फूड से हो रहा है, और फिर उसको अवॉइड करें। इस तरह से किया जा सकता है। अब सर एंटीबायोटिक की बात हो ही गई है, तो पहले एंटीबायोटिक पे बात कर लेते हैं। जैसे अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी का भी कहना है कि हम ओवरडोज़ में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कहती है कि स्थिति ऐसी आ गई है कि एंटीबायोटिक को कुछ बीमारी पे असर ही नहीं कर रहा है, वो फेल हो रहा है। हम उसको और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में सुपर बग्स की भी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। तो क्या इसे माना जाए कि एंटीबायोटिक आने वाले समय के लिए एक नई महामारी हो सकती है? ये हो गई है। हो गई है। हम कई बार अपने जो मरीज़ों को जो सीरियस भर्ती रहते हैं हमारे अस्पताल में, उनके जब हम इन्फेक्शंस का कल्चर भेजते हैं, और उसमें रिपोर्ट्स जब आती है कि सेंसिटिविटी की कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, तो ज़्यादातर 90% आता है कि ये सारी एंटीबायोटिक्स बेकार हैं, सब रेज़िस्टेंट दिखाता है। तो हम वाक़ई एज़ अ डॉक्टर भी हम परेशान हो जाते हैं कि हम इन इस मरीज़ को दें क्या? तो इसकी समस्या जड़ यही है, और ये भारत में बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पे जो एक्सेसिव यूज़ हुआ है एंटीबायोटिक्स का, उससे हमारे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में हैं, जो कॉमनली एनवायरनमेंट में हैं, ये सब रेज़िस्टेंट हो चुके हैं। इन बैक्टीरिया को समझ में आ गया है कि ये एंटीबायोटिक से कैसे बचा जाए। तो उन्होंने उसका रेज़िस्टेंस अपना लिया है। तो फिर ये बहुत ही खतरनाक है। तो छोटी-सी बीमारी अगर जैसे निमोनिया हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, छोटी-सी बीमारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करते हैं। हुँ, तो होता क्या है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का गलत प्रयोग करते हैं। जब आवश्यकता नहीं है तो भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जैसे कि
कॉमनली अगर फीवर हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुई, जो मौसम बदलने पे हो जाता है, वो 90% बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती। वो 3-4 दिन, 6 दिन या 1 हफ्ते में अपने आप भी जा सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है कि बुखार की दवा ले ली, पैरासिटामॉल ले लिया या थोड़ा-सा एंटी एलर्जिक ले लिया। उससे ज़्यादा और किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम जाते हैं केमिस्ट की दुकान में और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाके केमिस्ट की कोई दुकान में जाके एंटीबायोटिक। कि बता दो कि सर्दी जुकाम हो रही, बुखार हो रहा है, क्या है? तो केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो एंटीबायोटिक्स पकड़ा देता है। वो 2 दिन लेता है मरीज़, थोड़ा बेटर, वैसे ही जो वायरल इन्फेक्शन रिकवर करता है, तो वो बेटर फ़ील करता है, तो आधी एंटीबायोटिक गई। अंदर शरीर में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं, जो अभी बीमारी नहीं कर रहे हैं, उन तक ये एंटीबायोटिक पहुँची और वो रेज़िस्टेंट हो गए। कुछ बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया मर गए, जो बैड बैक्टीरिया हैं, कुछ मरे, लेकिन जो बच गए, वो ज़्यादा बैड बैक्टीरिया को और जन्म देते हैं, फिर रेज़िस्टेंट बैक्टीरिया का स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। फिर वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर यही पूरा एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को वो टीच कर देता है कि कैसे एंटीबायोटिक से बचें। तो एक ये समस्या है एंटीबायोटिक्स लेने का। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि किस बीमारी में एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता है, किस में नहीं है। तो एक तो जैसा कि मोदी जी ने भी कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह कोई एंटीबायोटिक ना ले। दूसरी चीज़ है केमिस्ट को बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स नहीं देना है। तीसरी बात है डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस की बढ़ाने की आवश्यकता है कि हर छोटी-सी समस्या जो कि वायरल हो सकती है, उसके लिए एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब ही ना करें। तो ये कई लेवल पे है। दूसरी बात है इवन फार्म एंटीबायोटिक्स जैसी जो कि पोल्ट्री फार्म में भी यूज़ होती हैं, जो एनिमल्स के लिए यूज़ होती हैं, उससे भी एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो उस पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो ये एंटीबायोटिक की समस्या बढ़ती जा रही है और इवन एक बैक्टीरिया जिसका नाम ही है न्यू दिल्ली स्ट्रेन, वो है? सुपरबग है जो कि इंटरनेशनली उसका नाम न्यू दिल्ली के नाम से दिया गया है। क्यों ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं सर? यहीं पे डिस्कवर हुआ था, वो बहुत ही रेजिस्टेंट है इस तरह से। तो ये भारत में समस्या, बड़े शहरों में समस्या और एंटीबायोटिक्स की तो बहुत बढ़ती जा रही है और हम भविष्य में उसका बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। सर एक में म्यूटेशन की भी बात होती है। जैसे हम लोगों ने कोरोना को देखा है, उसमें वेरिएंट बदलते गए हैं। तो क्या एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से बैक्टीरिया भी म्यूटेशन का रूप ले सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। तो एंटीबायोटिक्स जब हाँ, एक बैक्टीरियल कॉलोनी पे जाता है, असर करता है, तो सपोज़ 100 बैक्टीरिया हैं, तो 90 उसमें मर गए एंटीबायोटिक्स वजह से, जो 10 बच गए, वो और रिप्रोड्यूस करेंगे कि वो फिर रेज़िस्टेंट स्ट्रेन करेंगे। तो एक तो वो सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट जैसा कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो एंटीबायोटिक से बच सकते हैं, जिनमें इस तरह के म्यूटेशंस हैं, वो बढ़ते जाएँगे और साथ-साथ नए म्यूटेशंस भी आते जाते हैं। तो जैसा कि कोरोना में देखा गया है कि एक वेरिएंट से बदला दूसरा आया, ओमेगा आया और हाँ, ओमिक्रॉन डेल्टा। आया, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया। इस तरह से एंटीबायोटिक्स में भी बैक्टीरियल वेरिएंट्स बदलते जाते हैं और उसके कई नए-नए स्ट्रेन उत्पन्न होते जाते हैं, जो इतने रेज़िस्टेंट है कि हमारी एक्सिस्टिंग एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं करती हैं। तो जिस रफ्तार से बैक्टीरिया रेज़िस्टेंट होते जा रहे हैं, उस रफ्तार से तो हमारी एंटीबायोटिक्स नई बन भी नहीं रही हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव भी हैं। नई एंटीबायोटिक्स जो ज़्यादा बैक्टीरिया पे काम करें, बहुत एक्सपेंसिव है। तो एक कॉमन गरीब हाँ, जो है इंसान ना, वो खरीद ही नहीं इन्फेक्शन पाएगा। से जाए तो वो तो खरीद भी नहीं पाएगा बिल्कुल। और तो उसकी तो पूरा इतने हज़ारों के रुपए की एंटीबायोटिक्स आती है जो पर डे लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह के रेज़िस्टेंट बैक्टीरिया में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। आपके पास सर कोई अभी तक में ऐसा पेशेंट आया है जिस पे आपको समझ में ना आया हो कि यार ये कौन से बैक्टीरिया इसके शरीर में डेवलप हो रहा है? क्या ये म्यूटेंट हो गया या जो पुराने बैक्टीरिया थे वो वेरिएंट बन के नया रूप ले रहा है? हाँ, बहुत बार जैसे मैंने सब कहा ना कि जब हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी भेजते हैं, तो हमारे मरीज़ जो एडमिट होते हैं, आईसीयू में एडमिट रहते हैं या वार्ड में एडमिट रहते हैं और उनका बुखार जा ही नहीं रहा है, तो हम उनको कल्चर्स भेजते हैं, यूरिन कल्चर भेजते हैं या स्प्यूटम कल्चर ये सब भेजते हैं। फिर उसमें देखते हैं बैक्टीरिया तो जाना-पहचाना है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी
हर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। अक्सर ये होने लग गया और ये इस तरह की समस्या अब बढ़ती जा रही है। फिर जब कल्चर भी हेल्प नहीं करती है तो फिर हमें और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना पड़ता है। वो उससे समस्या और बढ़ती ही है, कम नहीं होती। सर गैस में एक जो समस्या थी मुझे जो समझ में आया जैसे आईबीएस सिंड्रोम जिसको हो रहा है ये समस्याएं देखने को मिल रही है। एक है पित्ताशय जो पित्त बनने लगता है कि आपका पित्त जैसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं पित्त खराब हो गया है, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आपका पित्त ठीक नहीं है। अल्सर जैसे समस्या है, इन तीनों चीज़ को अगर देखा जाए तो आप किस नज़र से देखते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? जो आईबीएस होता है, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है आईबीएस का, कि उसमें पेट में दर्द होगा और हमारा जो स्टूल है हमारी वो उसमें एबनॉर्मलिटी या तो लूज मोशंस होने लग जाएंगे या कब्जियत की समस्या कॉन्स्टिपेशन हो कॉन्स्टिपेशन। जाएगी, पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी। इसको और ये काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, काफ़ी हद तक हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से रिलेटेड है और इंटेस्टाइन में नर्व्स भी होती हैं। तो एक होता है गट ब्रेन एक्सिस, गट यानी हमारी इंटेस्टाइन, हमारी पाचन क्रिया और ब्रेन, दोनों में आपस में कनेक्शन होता है। कनेक्शन वो नर्व्स के थ्रू भी होता है, हॉर्मोन्स के थ्रू भी होता है। तो जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जब पेट खराब होता है तो हमारा मूड भी खराब होता है, स्ट्रेस रहते हैं। जैसे पेट साफ नहीं हुआ और कब्जियत लग रही है तो बहुत इरिटेबिलिटी फील होती है। दूसरी बात है, हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे हमें ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है या बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। जब ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो भी पेट खराब हो जाता है, भले कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस है और ब्रेन हमारे इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है और इंटेस्टाइन ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो आईबीएस उसी बीमारी का एक हिस्सा है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है और पेट खराब हो सकता है, कब्जियत भी हो सकती है। तो एक ये समस्या है। दूसरा आपने जो जिक्र किया अल्सर, अल्सर तो होती है जो हमें एंडोस्कोपी हम करते हैं और उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि अल्सर यानी घाव जैसे हो गए हैं। तो वो अल्सर्स हमारे इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, हमारे स्टमक में हो सकते हैं। स्टमक में अल्सर्स को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इंटेस्टाइन में, जैसे कि इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट ड्यूडनम में होते हैं, ड्यूडनल अल्सर कहते हैं। तो ये एसिड की मात्रा अधिक होने से होते हैं और एक तरह के बैक्टीरिया होता है जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, उससे हो सकता है। और कुछ पेन किलर्स वगैरह ज़्यादा लें, स्मोकिंग करें, उनसे भी हो सकता है। तो ये अल्सर्स उसकी वजह से होते हैं। दूसरी तरह के अल्सर्स होते हैं जो छोटी आंत में होते हैं, वो कई बार इन्फेक्शन से होते हैं, कई बार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वो होते हैं। तो अल्सर तो वैसे बिना एंडोस्कोपी किए नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो कई बार अल्सर की वजह से आते हैं। जैसे अगर ब्लड आ रहा है, हाँ, हाँ। उल्टी में ब्लड आ रहा है या मोशन के ज़रिए ब्लड निकल रहा है, तो वो अल्सर की समस्या हो सकती है। तो अल्सर अलग बीमारी है, आईबीएस अलग बीमारी है। तो इस तरह की जो डे टू डे हमारी समस्या होती है, पेट फूलना, पेट दर्द होना, कब्जियत होना, पेट खराब होना, स्ट्रेस होना, ये ज़्यादातर आईबीएस की समस्या होती है। इसमें इसके लिए जो हमारे मरीज़ आते हैं तो हमें पहले देखना होता है कि कोई अलार्म सिम्पटम्स तो नहीं है। आईबीएस की बीमारी आमतौर पे लंबी चलती है, सालों रहती है और उसमें हमें ये देखना होता है, अलार्म सिम्पटम्स का मतलब है कि कहीं वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, ये सिम्पटम केवल दिन में है या रात में भी मरीज़ को उठना पड़ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर अलार्म सिम्पटम्स हैं तो फिर हमें और उसकी जांच करनी पड़ती है, फिर वो आईबीएस की कैटेगरी में नहीं आता है। जब कोई अलार्म सिम्पटम्स नहीं है, डे टू डे समस्या लगातार काफ़ी सालों से है, तो हम आईबीएस मानते हैं, फिर उसको इसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। अलार्म सिम्पटम्स हैं तो उसके फिर हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, एंडोस्कोपी की ज़रूरत हो सकती है या और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसी में अलार्म सिम्पटम्स में ही तब पता लगेगा कि कहीं अल्सर तो नहीं है, कहीं और कैंसर वगैरह की समस्या तो नहीं है। तो इस तरह से एज अ डॉक्टर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। आप सर न्यूज़ तक में आए, आपने इतना बेशकीमती समय दिया इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपसे बहुत विस्तार से हमने
जितने टॉपिक थे हमने कोशिश किया है कि उसको संक्षिप्त में विस्तार से बात कर सकें और आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया। न्यूज़ तक में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपको किसी चीज़ की इसमें समस्या हो या कोई सवाल हो ऐसा, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब हम सर को बुलाएँ तो उस पर बातचीत कर सकें विस्तार से और उसे आसान भाषा में समझ सकें। फिलहाल तब तक मुझे एक नई एपिसोड में हम फिर से आपसे मुलाकात होगी और हमारे मेहमान होंगे नए। तब तक मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त और हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ तक पर। डॉक्टर साहब ज़रूर देखिए, आपके लिए विस्तार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए ये शो लेकर आते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ तक में समय देने के लिए। फिर मिलेंगे सर एक नई एपिसोड में। नमस्कार।